Hello aspirants, welcome to Easy Spy Mains 450 plus session. In today's article, we will discuss a important issue that is AI based satellites. हमने इसे न्यूज़ एनालिसिस के साथ भी डिस्कस किया था, ओके, एंड आई टोल्ड यू दैट देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इस पे आपको प्रॉपर मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऑलराइट, एंड नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, एक बात याद रखिएगा, चाहे आप कहीं से भी पढ़ते हो, कोई भी आंसर आपसे 150 से 250 वर्ड्स के बीच ही पूछा जाएगा. ओके, सो हद से ज़्यादा यूनिक पॉइंट्स की तरफ भी नहीं भागना है, ज़्यादा कंटेंट की तरफ भी नहीं जाना है, क्योंकि आपको दिया जाता है जब कंटेंट कहीं से भी तो 400 टू 450 वर्ड्स तक जाता है. ठीक, इतना ना तो आप याद रख सकते हो, ना ही अपना उतना टाइम देना है कि इसको रीड करने में, रिवाइज करने में उतना टाइम वेस्ट करो. ओके, मैंने आपको जितने भी सेशन आज तक मेंस के दिए हैं, आई हैव ऑलवेज सेड दैट हैंड रिटन नोट्स जो आप बनाओगे उसका कोई और मैच नहीं होगा, वो बेस्ट होते हैं. एंड ये होम हैंड रिटन नोट्स आपके कुछ इस तरीके के होने चाहिए जो कि 1.5 एंड 2.5 इतने पेजेस में ख़त्म हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन योर हैंड राइटिंग. ओके, सो डोंट रिलाई जस्ट ऑन पीडीएफ्स. ये मैं आपको ग्रुप में शेयर ज़रूर करूँगा सो दैट इसमें से आप अपने पॉइंट्स बना सकें. और अगर आप लेक्चर के साथ ही बना सकते हैं तो भी ठीक है, बट ज़्यादा ध्यान दीजिएगा समझने पर. थर्ड थिंग इज़, ज़्यादातर फोकस रहेगा जो कुछ हमने न्यूज़पेपर के साथ पढ़ा है उसी पे बेस अपना कंटेंट बनाने का या उसी पे बेस अपना आंसर लिखने का. यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे कीवर्ड्स जो मैंने आपको न्यूज़ एनालिसिस के टाइम कहे थे कि इनको नोट कीजिए. ठीक है, वो पॉइंट्स जिन्हें मैंने आपसे कहा था कि हम इनको एज अ कंक्लूजन यूज़ कर सकते हैं या एज अ इंट्रो यूज़ कर सकते हैं. ओके, क्योंकि अगर मैं आपको इसमें अलग कंटेंट देने लगूं जो कि मोस्टली कोचिंग्स करती हैं, बुकलेट में कुछ और होता है और उनके जो न्यूज़ डिस्कशन वीडियो होते हैं वो टोटली अलग होते हैं. सो वो टोटल वेस्ट है बच्चे का वो न्यूज़ एनालिसिस देखना, अगर उनकी बुकलेट में जब मैं वो टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ आगे एट द एंड ऑफ द मंथ, तो वो कम्प्लीटली डिफ़र करता है कंटेंट. क्योंकि होता है क्या है कि आपको यूट्यूब पे जो न्यूज़ एनालिसिस करवा रहे हैं उनमें से एक मेन टीचर है उनका जो आपको न्यूज़ एनालिसिस करवा रहा है, बट उनकी जो मंथली बुकलेट आती है उसमें उसके लिए उन्होंने रखे हुए हैं कंटेंट डेवलपर. अब ये कंटेंट डेवलपर सेम टॉपिक पे अलग कंटेंट बना के दे देते हैं, ये जो न्यूज़ डिस्कशन करा रहा है वो अलग दे देता है, और इसमें आपके लग जाते हैं डबल एफर्ट्स, और इनमें से कोई सा एक एफर्ट्स टोटली वेस्ट चला जाएगा. ओके, सो अपने टाइम की कीमत समझिए, एंड जिस प्लेटफॉर्म से भी पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, प्लीज़ सिंगल सोर्स पर डिपेंड रहना. ये मैंने आपको अपने वीडियो में भी दिखाया था जिसमें हमने रियल टाइम एनालिसिस करा था कि करंट अफेयर में अगर आप लिमिटेड सोर्स रखोगे तो आप उतना टाइम सेव कर पाओगे अपने स्टैटिक के लिए. I have done video session, one-to-one video session with over 20 students, and what I understood the reason for their failure is they are devoting too much time to this current affairs section depending on various sources, and they are consuming all sort of crap available on the YouTube and in the market. Okay, इतना टाइम दिया उन्होंने यूट्यूब और दूसरी कोचिंग के मटेरियल्स में जस्ट ये करंट अफेयर का फोबिया लेकर कि वो अपने स्टैटिक को का जो रिवीजन है उसी को कम कर गए, और उसकी वजह से हुआ ये कि पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री उसमें जो इजी क्वेश्चन भी थे वो गलत कराए. तो आप करंट अफेयर में चाहे कितना भी लगा लीजिए, देयर इज़ अ लिमिट. ठीक, इसलिए मैंने आपको अपनी तरफ से शो किया था कि जो नोट्स में से आया रिवीजन सीरीज से या न्यूज़ डिस्कशन से, वो मोर देन इनफ था 63 क्वेश्चंस तक पहुंचने के लिए. ओके, तो चलिए इस सब को हटाते हैं और अब अपनी मेन सीरीज़ को दोबारा रिज्यूम करते हैं हम लोग. इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर्स किए हैं. लास्ट ईयर भी मैंने आपको 21 क्वेश्चन हिट दिखाए थे अपनी मेंस 450 प्लस सीरीज़ से. ओके, तो यहाँ पर पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं जो पिछले 3-4 महीने में अलग अलग आई है. फर्स्ट इज़ कि यहाँ पर ये जो ऑटोनमस सैटेलाइट्स हैं, ये ये जिस तरीके से फंक्शन करती है हमारे लिए एक लीगल वैक्यूम क्रिएट कर जाती हैं, क्योंकि आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 एंड लाइब्रेटी कन्वेंशन 1972 इन ऑटोनमस सैटेलाइट्स को एड्रेस नहीं करता. ये दोनों ट्रीटी जब बनी थी तो एक फैक्टर डोमिनेंट था, वो था ह्यूमन रोल. ठीक है, ह्यूमन रोल यानी कि अगर कुछ भी गलत होता है तो वहाँ की जो कंट्री है जिसकी वो सैटेलाइट्स है, जिसको ह्यूमंस कंट्रोल कर रहे हैं, और इस कंट्री की लाइबिलिटी बनती है. लेकिन अब क्योंकि इसमें से ह्यूमन फैक्टर निकल जाता है, ये ऑटोनमस सैटेलाइट्स हैं, तो फिर ये कन्वेंशन हमारे उतने काम नहीं आएंगे. इसलिए हमें सबसे पहले ज़रूरत क्या होगी, एक न्यू लीगल फ्रेमवर्क बनाने की, ग्लोबल ग्लोबल लेवल पर इस
न्यू एडवेंट को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो यही हमारा एक वे फॉरवर्ड बन के आ जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट इज ऑटोनमस स्पेस टैक, चाइना लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट्स। अब प्रीलिम्स के लिए दो नाम याद रख लो, कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि न्यूज़ में ये दो वर्ड्स रहे हैं तो इनका क्या रीज़न था। फर्स्ट है गाओजिंग 203 एंड गाओजिंग 204। ओके, अब ये क्या कर रही हैं, ये ऑटोनोमसली खुद से अपने फ्लाइट पाथ को चेंज कर रही हैं, मेंटेन कर रही हैं विदाउट एनी ग्राउंड इंटरवेंशन। अब देखिए, जब हमने मार्स पे मॉम मिशन भेजा था तो हम क्या कर रहे थे, बार बार उसकी ट्रेजेक्ट्री को एक बूस्ट दे रहे थे। ठीक है, या फिर सैटेलाइट को ही ऑर्बिट करना पड़ता है, उसके बाद डी ऑर्बिट करने होते हैं, या फिर थोड़ा बहुत इनकी ट्रेजेक्ट्री को चेंज करना होता है क्योंकि हमें कहीं से वैसा व्यू नहीं आ रहा है जैसा हमें चाहिए। ठीक है, जैसे जब हमने उरी स्ट्राइक किए थे, एयर स्ट्राइक, तो सैटेलाइट्स को नीचे लाया गया था उनके ऑर्बिट में, ताकि हमें एक क्लियर विजन मिल सके कि टेररिस्ट कैंप कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये जितने भी चेंजेस होते हैं ये ग्राउंड से कमांड देकर, जो कमांड सेंटर होते हैं ग्राउंड पे, उनसे दिए जाते हैं। ठीक है, अब जरा इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो ये तो पहला सेकंड पॉइंट हो गया कि ट्रेजेक्ट्री को चेंज करना, अपने फ्लाइट पाथ को चेंज करना, ये सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिक कर लेगा अपने अकॉर्डिंग। अब इसी में एक पॉइंट और दिमाग में लाइए कि हम लोग स्पेस में सबसे बड़ा इशू क्या बना हुआ है इस वक्त, स्पेस डेब्रिस का। मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सेल्फ ड्राइविंग कार है मेरे पास, मैं उसको ये नोट दे देता हूँ कि ओके ये एक ग्रॉसरी शॉप है। ठीक है, मैंने उसमें सेट कर दिया ग्रॉसरी शॉप है, यहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे गेट खोल के खड़े हो जाना है, 10 मिनट में आके सामान लोड हो जाएगा और फिर अपने आप को लॉक करके वापस से घर आ जाना है। ठीक है, यानी कि मुझे और कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने पहले से इसमें सेट कर रखा है कि इस ग्रॉसरी स्टोर जाना है, वहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट भेज दी गई है, वो सामान गाड़ी में लोड कर देगा एंड वापस आ जाना है। तो मुझे उसको पर्टिकुलरली खुद से अपना टाइम नहीं देना पड़ेगा। अब यही चीज़ आप स्पेस डेब्रिस में सोचिए कि एक सैटेलाइट लॉन्च होती है, 5 साल 10 साल जितना भी उसका फंक्शन है, और उसको ये समझ में आ गया ओके मुझे जो जो डेटा चाहिए था मैंने ले लिया, मेरा काम अब ख़त्म हो गया है, अब मुझे क्या करना है, मुझे खुद को डी ऑर्बिट करना है और अर्थ की तरफ फॉल करना है। फॉल कहाँ करना है, ऑब्वियसली मोस्टली पैसिफिक ओशंस में ही गिराई जाती हैं ताकि लैंड वगैरह पर ना गिरे। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन में मुझे इस लोकेशन पर फॉल कर जाना है आफ्टर कंप्लीटिंग माय लाइफ। तो इससे क्या होगा, ये जो स्पेस डेब्रिस है ये भी अपने आप मैनेज हो जाएंगी, ह्यूमंस को इसके बारे में वरी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे डिफंक्ट सैटेलाइट्स इस वक्त स्पेस में घूम रही हैं जिनको अलग अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू रिकलेक्ट किया जाता है वापस। ओके, तो एक तो ये स्पेस डेब्रिस को हैंडल करने में करेगा, दिस इज़ दी थर्ड बेनिफिट। क्लियर। Then India also said that we will launch 50 AI powered spy satellites in the next 5 year। अब हमारा जो मोस्टली फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, स्पाई सैटेलाइट पे। अच्छा, जब मैंने आपको ये स्पेस डेब्रिस वाली बात बताई तो एक और चीज़ है कि यहाँ पर एक इशू होता है कि जो डिफंक्ट सैटेलाइट हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि वो किसी वर्किंग सैटेलाइट पे जाके हिट कर जाती हैं, या उनके कुछ पार्ट्स ब्रेक डाउन होके दूसरी सैटेलाइट्स को हिट करके नुकसान पहुँचा देते हैं। तो इसमें क्या होगा, सैटेलाइट क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रही है, वो ये पहचान लेगी कि ये होस्टाइल एलिमेंट है जो मेरी तरफ आ रहा है और ये मुझे डैमेज कर सकता है, और इससे बचने के लिए वो यहाँ पे क्या करेगी, वो अपने पाथ को, अपनी ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा सा चेंज कर लेगी। ठीक है, तो एक तो ये जो हम लोग हमेशा स्पेस कॉलिजन का जो इशू होता है इसको अवॉइड करने में मदद मिलेगी एआई सैटेलाइट से। क्लियर। नेक्स्ट इज टेक मी टू स्पेस। ये एक प्राइवेट स्टार्टअप है, इसने क्या किया है, इट इज़ सेट टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट एआई लेबोरेटरी इन द स्पेस। अब एआई लेबोरेटरी से हमें दो फ़ायदे होंगे। ठीक है, पहला तो होता है कि यहाँ पे हमारी जो आज सैटेलाइट्स हैं ये क्या करती हैं, डेटा को कलेक्ट करती हैं, जैसे अर्थ को ऑब्जर्व किया उन्होंने फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, फिर इस डेटा को क्या करेंगी, रिले करेंगी टू द ग्राउंड स्टेशन, और फिर ग्राउंड स्टेशन में हम लोग इनको एनालाइज करेंगे। राइट, सॉरी। ओके, अब ये पूरा ये सब करने में, अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जब हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं तो कुछ डेटा तो हमारे यूज़ का होगा और कुछ होगा वेस्ट, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। ओके, अब इसमें क्या हुआ है, इस पूरे को ट्रांसमिशन करने में क्या करना पड़ा, हमें बैंडविड्थ लगानी पड़ी। ठीक है, इसमें बैंडविड्थ यूज़ हुई, हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हुआ, जिसमें से कुछ हमारे काम का निकला, कुछ बेकार निकला। तो ये सेव हो जाएगा अगर ये सैटेलाइट्स एआई की मदद से वहीं पे उसी लेबोरेटरी में ये सारा
डेटा एनालाइज कर लेती और हमें सिर्फ यूज़फुल डेटा भेजती और बाकी का डिस्कार्ड कर देती। ओके, तो ये जो बैंडविड्थ है जो कि आज बहुत बड़ा बड़ा इशू है, क्योंकि हम जो जितनी सैटेलाइट्स वर्ल्ड ओवर लॉन्च होती हैं ये सब इसीलिए तो हो रही हैं, ये जो बैंडविड्थ के यू बैंड, दे एल बैंड एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, तो एक फोर्थ बेनिफिट ये हो गया। फिफ्थ इज कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए डेटा सेंटर बनाए जाते हैं वर्ल्ड में। अब लोगों का यही कहना है कि ये जो आर्टिफिशियल मॉड इंटेलिजेंस की ग्रोथ हो रही है ना, ये इंडिया के लिए एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी लेके आएगी। क्यों? क्योंकि ये डेटा सेंटर्स ये डिमांड करेंगे क्वांटम कंप्यूटर्स को, ये डिमांड करेंगे सुपर कंप्यूटर्स को, क्योंकि ये नॉर्मल कंप्यूटर से तो होना नहीं है इनका पूरा डेटा मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है, ये उतनी ही ज़्यादा हीट भी जनरेट करेंगे। क्यों? जैसे आप एसी वगैरह यूज़ करते हो, घर में ठंडक कर रहा है बट बाहर क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। ठीक है, फिर ये उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करेंगे। तो इस इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रहा है, फिर 70% पावर जैसे आज हम लोग भी कोल से बनाते हैं, तो वो ग्रीन हाउस एमिशन, पॉल्यूशन एंड सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम हैं जो हमारी सॉल्व हो सकती हैं अगर हम एआई बेस्ड लेबोरेटरी स्पेस में ही बना दें। कैसे? एक तो यहाँ पर ये बैंडविड्थ कम यूज़ करेगा, सिर्फ उतना ही डेटा हमें भेजेगा जितना हमें ज़रूरत है। दूसरा कि अगर ये लेबोरेटरी स्पेस में है और वहीं पे ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो वो वहाँ पे सैटेलाइट यूज़ करती है सोलार पैनल्स को स्पेस में, और सोलार पैनल यानी कि ग्रीन एनर्जी भी यूज़ कर ली उसने वहीं, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हुआ ग्राउंड का। और दूसरा कि जो भी हीट रिलीज होगी वहाँ से वो वहीं की वहीं स्पेस में हो जाएगी। ओके, तो दिस इज़ द फिफ्थ बेनिफिट। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा, ये हमारा वेस्टेज रोकेगा बैंडविड्थ का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कोलिजन्स वगैरह को अवॉइड करने में मदद करेगा। दूसरा, यहाँ से ये हमें स्पेस डेब्रिस मैनेज करने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड, एक और चीज़ क्या थी कि ये अपनी खुद की ट्रेजेक्ट्री को एडजस्ट कर लेगा डिपेंडिंग ऑन जो भी उसके फंक्शंस हों, या उसको लगता है कि यहाँ से क्लियर व्यू नहीं आ रहा है तो आई वांट अ बेटर डेटा, क्योंकि वो खुद ही एनालाइज कर रहा है। ओके, तो इट वांट अ बेटर लुक, बेटर डेटा, तो वो अपनी खुद की ट्रेजेक्ट्री को एडजस्ट कर लेगा। क्लियर? ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब हम लोग चलें आगे। चलो, आई होप अभी तक ये सारी पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी आपको। सी दिस इज़ दी वे। अब इसमें पांचों चीज़ जो मैंने आपको बताई है, मैंने आपको न्यूज़ में भी बताई थी और यहाँ भी बताई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अलग से, ना तो मैंने अभी इसको दोबारा पढ़ा है और ना आपको पढ़ने की ज़रूरत है अगर आप न्यूज़ एनालिसिस ठीक से फॉलो कर रहे हो। बिकॉज न्यूज़ डिस्कशन जो होता है उसका पर्पज़ ये नहीं है कि आपको कंटेंट दिया जाए, कि फैंसी पीपीटीज बना दी जाए, उसमें ढेर सारा कंटेंट भर दिया जाए और उसको आपके सामने रीड किया जाए और कहा जाए दिस इज़ योर लेक्चर। ओके, दैट इज़ नॉट द वे। न्यूज़पेपर डिस्कशन में ज़रूरी हो जाता है बच्चों को ये बताना कि आप इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको कई बार चीज़ें इतनी बार रिवाइज़ करा देता हूँ कि वो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। ओके, अलग से रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। चलो, बेनिफिट समझ में आ गए ना? अब बेनिफिट समझ में आ गए तो आप चैलेंजेस भी अपने आप रिलेट कर लोगे। मैं भी आगे आपको लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, एआई ऑटोनमस सैटेलाइट। अब मैं थोड़ा सा आपसे ना आंसर राइटिंग फॉर्मेट की बात कर लेता हूँ। देखिए, जब आपको क्वेश्चन आता है, मैं आपको फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं आपको सारे पीवाईक्यूज़ करवाने वाला हूँ पिछले 10 साल के, अलॉन्ग विद न्यूज़पेपर एनालिसिस इटसेल्फ। देखिए, अलग से नहीं करेंगे, अलग से बच्चा बोर भी होता है एंड एक दिन में कितने कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपको डेली न्यूज़पेपर के साथ एक पीवाईक्यू भी करवाऊँगा अलग अलग सब्जेक्ट्स का। ओके, लेकिन और उस टाइम भी मैं फॉर्मेट डिस्कस करूँगा, बट यहाँ भी मैं फॉर्मेट थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट इज़ कि जब भी आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो ऑलवेज फोकस ऑन थ्री थिंग्स। या तो आपको उसके बारे में कोई डेफिनेशन पता हो, ओके, या फिर आपके पास उसका कोई डेटा हो, या फिर आपके पास उसका कोई ओरिजिन हो। ओरिजिन जैसे अगर गवर्नर पे क्वेश्चन है तो आर्टिकल दिस और दैट, डेप्यूटी स्पीकर पे है तो आर्टिकल 93 टॉक्स अबाउट दिस एंड दैट। ओके, ये मोस्टली पॉलिटी में। डेटा के क्वेश्चन मोस्टली आपको सोशल टाइप के टॉपिक्स में काम आते हैं। ठीक है, ओरिजिन वाला मोस्टली आपको पॉलिटी में आएगा, एंड डेफिनेशन वाला हर उस जगह पे आ सकता है जहाँ पे साइंस टैग की बात हो रही है। ऑलराइट, देन इंट्रोडक्शन इन तीन तरीक़ों से दे सकते हो। उसके बाद मुझे आपसे आंसर में देखना है एक कनेक्टिंग लिंक। जब तक ये कनेक्टिंग लिंक नहीं होगा ना, आई ऑलवेज फील दैट देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन योर आंसर। बच्चों को क्या बोला जाता है, ठीक है इंट्रो दे दो उसके बाद बॉडी पे जंप कर जाओ, नहीं, देयर शुड बी अ कनेक्टिंग लिंक जो आपके इंट्रो को जोड़ेगा आपकी बॉडी से, यानी कि क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट डिमांड पूछी गई है, जैसे एआई सैटेलाइट्स के की फीचर्स आपसे पूछे गए हो सपोज। ठीक है, फिर इसके बाद आप बताएंगे इसके बेनिफिट, इसके बाद आप बताएंगे इसमें एसोसिएटेड चैलेंजेस। ओके, ये आपका फॉर्मेट होता है आंसर राइटिंग का। चलो शुरू करें। फर्स्ट इज एआई ऑटोनमस सैटेलाइट रेफर्स टू स्पेसक्राफ्ट
AI autonomous satellites refer to spacecraft that leverage AI to operate with minimal or no human intervention. ओके, अब अगर कभी आ जाए कि बिल्कुल ज़ीरो इंटरवेंशन ह्यूमन का, ऐसा नहीं है, ठीक है, ज़ीरो भी हो सकता है बट वो ऑब्वियसली थोड़ा और एडवांस होगा तब होगा, लेकिन अगर मिनिमल इंटरफेरेंस भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ओके, बट मेजॉरिटी फंक्शन जो है वो सैटेलाइट ऑटोनोमसली डिसाइड कर रही है खुद से. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन. अब ये सैटेलाइट्स ऑटोनोमसली फंक्शन किस तरीके से कर रही हैं, दिस शुड बी योर सेकंड पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन. दैट इज दे यूज द एडवांस एल्गोरिथम्स ऑफन बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग टेक्निक्स टू एनालाइज डेटा, मेक डिसीजंस एंड एग्जीक्यूट टास्क इंडिपेंडेंटली इन द रियल टाइम. ओके, यानी कि अगर कोई स्पेस डेब्री आके आपके सैटेलाइट की तरफ आ रही है और उसको हिट कर सकती है, तो यहाँ पे ह्यूमन को बैठ के नज़र नहीं रखनी पड़ेगी 24 घंटे कि अरे अरे स्पेस डेब्री आ रही है, अपनी सैटेलाइट की ट्रेजेक्ट्री चेंज करो, यहाँ से कमांड दो इसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज करो अदरवाइज़ ये डेब्री इसको हिट कर जाएगी. नहीं, ये सैटेलाइट रियल टाइम में जैसे ही उसको लगेगा कि ये डेब्री तेज़ी से उसकी तरफ आ रही है और ये उसको हिट कर सकती है, तो सैटेलाइट अपने आप अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर लेगी इन दी रियल टाइम. ओके, नाउ अब डालिए यहाँ पर एक कनेक्टिंग लिंक. दैट इज दीज टेक्नोलॉजीज आर ट्रांसफॉर्मिंग सैटेलाइट्स फ्रॉम द पैसिव ऑब्जर्वर. ठीक है, पहले अभी क्या होता है, सैटेलाइट बस वहाँ पे टंगी रहती हैं, घूमती रहती हैं और ऑब्जर्व करती रहती हैं पैसिवली, कुछ नहीं कर रही हैं इसके अलावा. फ्रॉम पैसिव ऑब्जर्वर इनटू एन एक्टिव thinking machine. Okay, this should be your connecting link. The onboard intelligence is referred as satellite edge computing and allows satellites to analyze their environment and make decision. अब ये जो अपने आप से ये जो इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है यहाँ पर, उसी को कहा जाता है एज कंप्यूटिंग. ठीक है, ये इस तरह के टर्म्स ही हैं जो आपको प्रीलिम्स में तो काम आएंगे ही आएंगे, और ये हमने न्यूज़पेपर से लिया था, न्यूज़पेपर में ही डिस्कस किया था. ये प्रीलिम्स में तो आपको काम आएंगे, लेकिन जब तक आपके मेंस में ये लिख के आप ऐसे अंडरलाइन नहीं करोगे ना, तब तक सामने वाले का उतना ध्यान जाता नहीं है. आपको भी पता है कोई एक एक वर्ड पढ़ने नहीं बैठा है वहाँ आपका, लेकिन इस तरह की जब टर्म्स आते हैं आपके आंसर में, तो आप कहीं ना कहीं उसका ध्यान अट्रैक्ट करते हो दैट दिस पर्सन हैज़ सम नॉलेज. ओके, एंड यू गेट बेटर मार्क्स दैन अदर्स. ओके, तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका कनेक्टिंग लिंक हो गया. अब हम चलते हैं की फीचर्स की तरफ. फर्स्ट है ऑटोमेटेड ऑपरेशन. दे कंटिन्यूसली मॉनिटर देयर ओन कंडीशन, दे आइडेंटिफाई द फॉल्ट्स एंड परफॉर्म रिपेयर्स इंडिपेंडेंटली. अब सैटेलाइट में फॉल्ट्स आना, ये चीज़ें होना, जैसे क्या होता है कि सोलर स्टॉर्म्स वगैरह आते रहते हैं. ठीक है, कई बार हमारी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है वो थोड़ी सी इससे डिस्टर्ब हो जाती है, फिर उनको हमें मैनुअली मतलब यहाँ से कमांड देके उनको थोड़ा करेक्ट करना पड़ता है. ओके, तो यहाँ पर ये क्या करेंगी, ये खुद अपनी कंडीशंस को मॉनिटर करेंगी और ये खुद के फॉल्ट को और अपनी प्रॉब्लम्स को रिपेयर कर लेंगी इंडिपेंडेंटली. दिस इज़ द फर्स्ट फीचर एंड इम्पॉर्टेंट फीचर. सेकेंड है स्ट्रेटेजिक डिफेंस. अब देखिए, एक तो होता है हमारा जियो इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ठीक है, दूसरा है हमारा लियो अर्थ ऑर्बिट. अब ये बताइए क्या ये हो सकता है, क्योंकि देखिए जियो का फ़ायदा ये है कि वो ज़्यादा एरिया को कवर करती है अर्थ के. ऑब्वियसली बात है ना कि अगर आप कोई ऊंची बिल्डिंग से चढ़ के देख रहे हो तो आप ज़्यादा एरिया देख सकते हो, अगर आप थर्ड फोर्थ फ्लोर से ही हो तो आप सिटी का कम एरिया देख सकते हो. क्या ये हो सकता है कि ये सैटेलाइट कुछ ऑब्जर्व करे और यहाँ पर लियो में बैठी हुई सैटेलाइट को कमांड दे और फिर ये उसको एग्जीक्यूट करे, ठीक है, डिफेंस पर्पज से, राइट. तो यस, ये हो सकता है. एंड नेक्स्ट जनरेशन एआई सैटेलाइट्स जो हैं, दे विल क्रिएट ए मल्टी लेयर्ड सर्विलेंस सिस्टम अक्रॉस जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट एंड लियो. यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जियो सैटेलाइट को डिटेक्ट कर रही है, ओके, और ये टास्क दे देती है लियो सैटेलाइट को फॉर क्लोजर और इंस्पेक्शन कि मुझे यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है, एक काम कीजिए, आप लियो में हो, आप जाके ज़रा एग्जैक्ट ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है. सपोज जैसे एक टाइम था जब न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह की जाती थी इंडिया में. जब न्यूक्लियर टेस्ट पहला फेल हुआ था ना नरसिम्हा राव के टाइम, तो उसका रीज़न यही था दैट अमेरिकन सैटेलाइट्स वर कीपिंग एन आई ओवर इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम. ओके, और वो उनकी सैटेलाइट्स इतनी शार्प थी कि वो आपके हाथों में पहनी हुई घड़ी का टाइम तक बता देती थी. ओके, तो इस तरह के पिन पॉइंट ऑब्जर्वेशन लियो सैटेलाइट्स कर सकती हैं. जब हमने उरी ऑपरेशन किया तो हमने भी अपनी सैटेलाइट्स को और नीचे लेके आए थे ताकि हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़, टेररिस्ट कैंप को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकें. ठीक है, तो यहाँ पर जो जियो में सैटेलाइट है वो लियो को टास्क दे सकती है कि जाओ क्लोजर इंस्पेक्शन करो एंड इनेबल द रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स इज वाइटल फॉर साइंस एंड डिफेंस. क्लियर. थर्ड इज ये सेल्फ डायग्नोज कर सकती हैं, दैट इज़ अपने खुद के इंटरनल मेल फंक्शंस को
करेक्ट कर सकती हैं। दे कैन अटेम्प्ट द इन ऑर्बिट फिक्सेस, अगर ऑर्बिट थोड़ा बहुत डिसलोकेट हो गया सोलार वेव्स की वजह से या फॉर वॉट एवर रीज़न, तो वो अपने ऑर्बिट को दोबारा फिक्स कर सकती हैं। ठीक है, फिर कोलिजन अवॉइडेंस मैंने आपको बताया, ये अवॉइड कर सकती हैं स्पेस डेब्रिस में विद इंक्रीजिंग स्पेस ट्रैफिक एंड डेब्रिस। Autonomous satellites can use AI to predict potential collisions and perform evasive maneuvers without awaiting instruction from the ground control. एक टर्म आता है सॉर्म इंटेलिजेंस या हाइव लर्निंग। अब इसमें क्या होता है, इन कॉन्स्टलेशंस और क्लस्टर्स, यानी एक सैटेलाइट्स नहीं है, बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। ओके, जैसे इलॉन मस्क की कंपनी ने स्टारलिंक का पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सैटेलाइट्स आपस में डेटा शेयर करती हैं एंड दे लर्न कलेक्टिवली। और ये कलेक्टिव लर्निंग जो होता है उसी को कहा जाता है हाइव लर्निंग। ओके, ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में अगर ये आपने लिख के हाईलाइट किया है तो दैट विल क्रिएट एन एक्स्ट्रा इम्पैक्ट। ओके, इट इज़ कॉल्ड एज हाइव लर्निंग। जैसे वो होता है ना मधुमक्खी का छत्ता, उसको यही कहते हैं ना। ठीक है, तो वही बात है स्वॉर्म इंटेलिजेंस यानी कि कलेक्टिव लर्निंग। यहाँ पे अगर सपोज 102 सैटेलाइट्स का पूरा एक ग्रुप है तो वो क्या करेगा, वो एक दूसरे से डेटा अपना शेयर कर रहा है, वो एक दूसरे से लर्न कर रहा है कलेक्टिवली, एंड दिस अलाउज फॉर कोलैबोरेटिव बिहेवियर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस अक्रॉस द नेटवर्क। ऑन बोर्ड ही हम डेटा प्रोसेसिंग कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, ये पूरा डेटा एनालाइज हो जाएगा स्पेस लेबोरेटरी में, जो कि हमारे यहाँ भी एक प्राइवेट फॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। इट विल फिल्टर आउट द इररेलेवेंट डिटेल्स। ठीक है, जो इररेलेवेंट डिटेल्स है उसको वहीं फिल्टर आउट कर दो एंड सेंड अस ओनली द की इनसाइट्स टू द अर्थ, सेविंग द बैंडविड्थ एंड रिड्यूसिंग द डिलेज। ओके, स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर जो कि हम करने जा रहे हैं लॉन्च, इट कुड हार्नेस सोलार पावर एंड रिलीज द हीट डायरेक्टली इनटू द स्पेस, रिड्यूसिंग द एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, अगर यहाँ पे आता तो फिर वो डेटा सेंटर बनाना एंड एनर्जी कंजम्पशन, एंड दिस अप्रोच को ड्रामेटिकली कट कार्बन एमिशन, जो कि एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव है। सॉर्म इंटेलिजेंस ये हमने देख ही लिया, ये 2 बार रिपीट हो गए हैं। ओके, चलो अब रिस्क और चैलेंजेस पे आ जाएं। हाँ, रिस्क में फर्स्ट थिंग इज़ कि कोलिजन रिस्क एंड ऑर्बिटल डेब्रिस। तो जो चीज़ सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है उसी के नुकसान की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन तो हो नहीं रहा ज़्यादा। थाउजेंड्स ऑफ ऑटोनमस सैटेलाइट्स आर एक्सपेक्टेड इन लियो बाय 2030। जैसे हम 50 लॉन्च करने जा रहे हैं, चाइना ने 30 लॉन्च कर रखी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ ऑटोनमस सैटेलाइट्स जो जो ग्राउंड के ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है, इनकी नंबर्स इंक्रीज होंगे। अब सभी सैटेलाइट्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रही हैं अपना। अब सोचिए कि एक सैटेलाइट में मेल फंक्शन हुए, ठीक है, और दूसरी ने उसको हॉस्टाइल मान लिया कि यार ये मेरी तरफ ही आ रही है, हिट करेगी एंड और उसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, और फिर इस तरीके से ये मेल फंक्शन अगर होते रहें और दूसरी सैटेलाइट्स अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके उसको मिसअंडरस्टूड कर ले, तो भी ये एक नया चैलेंज बन के उभरेगा। ओके, और क्योंकि अभी तक यहाँ पे हमारे पास ऐसे कोई प्रोटोकॉल्स नहीं हैं विदाउट एनी कोऑर्डिनेटेड कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल, क्योंकि सभी सैटेलाइट्स जो आप लॉन्च कर रहे हो, सभी कंट्री, इंडिया अपने लॉन्च कर रहा है, चाइना अपने कर रहा है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इन सबको हमने किस तरीके से ट्रेन किया है कि आप कोलिजन अवॉइड करना है। तो सबको एक कॉमन ट्रेनिंग भी देनी होगी कि किस तरीके से कोलिजन अवॉइड करने हैं, राइट। सो विदाउट कोऑर्डिनेटेड कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल्स, the autonomous decision by multiple satellites could lead to space traffic congestion, accidents and cascade of debris। इसी को कहा जाता है कैसलर सिंड्रोम। ठीक है, यानी कि एक चेन बन जाएगी, एक दूसरे को हिट करते जाएंगे ये, और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता जाएगा और स्पेस डेब्रिस कम होने की बजाय ऊपर से बढ़ जाएंगी। अब यहीं से आपका वे फॉरवर्ड भी निकल के आएगा कि हमें क्या चाहिए, एक कोऑर्डिनेटेड कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल डेवलप करना होगा वर्ल्ड ओवर। ठीक है, तो चैलेंजेस जब भी हम पढ़ते हैं ना, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमें उसमें वे फॉरवर्ड भी मिल जाता है, तो अलग से रट्टा नहीं मारना पड़ता। AI हेल्यूसिनेशन एंड मिस जजमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि ये सैटेलाइट्स मिस क्लासीफाई कर सकती हैं थ्रेट्स को। हेल्यूसिनेशन क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो एग्जैक्टली है नहीं लेकिन दिखाई देती हैं या दिमाग में चलती हैं, वही लगे रहो मुन्ना भाई वाला, जैसे उसको गांधी जी दिखाई देते थे। ओके, they can misclassify the threats such as mistaking a commercial satellite for a hostile object or identifying a harmless item as a collision hazard। और इस वजह से क्या होगा, it will lead to unintended confrontation in the space। अब ये होगा तो स्पेस में, लेकिन इसका नतीजा कहाँ निकलेगा, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में, कि आपकी सैटेलाइट ने हमारी सैटेलाइट को हिट किया है और हम मानते हैं कि ये आप AI पे ब्लेम मत कीजिए, ये आपकी आर्मी या आपकी कंट्री ने डेलिबरेटली किया है।
ओके, तो फिर ये डिप्लोमेटिक मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? फॉल्ट एट्रीब्यूशन एंड लीगल एम्बिग्यूटी। The autonomous satellite miscalculates and causes a near collision or actual damage। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हु इज़ लीगली लाइबल। वही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ह्यूमन इंटरवेंशन तो रहा नहीं। ह्यूमन इंटरवेंशन था तब तक तो कंट्रीज़ को ब्लेम कर सकते थे, बट यहाँ तो अब सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, तो किसको ब्लेम करें? कौन कंपेंसेट करेगा एक दूसरे को? राइट? लॉन्चिंग स्टेट या फिर ऑपरेटिंग एंटिटी या फिर ओनर नेशन। अब इन तीनों में फ़र्क है, क्योंकि जैसे हम लोग मालदीव्स वगैरह की, सिंगापुर की या कई कंट्रीज़ की सैटेलाइट को लॉन्च कौन करता है? इसरो लॉन्च करता है, ठीक है। लेकिन उस सैटेलाइट को ऑन कौन कर रहा है? फॉर एग्जांपल चलो मान लिया मालदीव्स ऑन कर रहा है, लेकिन मालदीव्स के पास उसको ऑपरेट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। हो सकता है उसने कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसको ऑपरेट करने की पावर सपोज यूएसए को दे दी कि इसको ऑपरेट आप कर लीजिए, ओनर मैं हूँ, ऑपरेट आप कर लीजिए, लॉन्च मैंने इसरो से करा लिया क्योंकि सस्ती लॉन्चिंग होती है। तो किसको किसको लीगली लायबल ठहराएं इसके लिए? लॉन्चिंग स्टेट को, ऑपरेटिंग एंटिटी को, या फिर ओनर नेशन को? यूएसए भी बैकआउट कर सकता है कि मैं तो आपके कहने पे ऑपरेट कर रहा था, ठीक है, मैंने तो कोलिशन किया नहीं है, वो तो अपने आप हुआ है कोलिशन ऑटोमेटिक सैटेलाइट। तो यहाँ पे लीगल लॉ बनाना ज़रूरी है न्यू। This creates multi-jurisdictional entanglements where no single entity is clearly accountable for AI decision. Dual use and weapon risk. ओके, अब हम कह तो सकते हैं कि हमने सैटेलाइट लॉन्च की है फॉर ऑब्जर्वेशन, बट हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? ग्राउंड लेवल पर नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर दूसरी कंट्रीज़ के मिलिट्री कैंप्स, मिलिट्री मूवमेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं? ओके, तो अब क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है तो फिर वहीं बात आ जाएगी कि ये तो सैटेलाइट अपने आप ही पता नहीं कैसे कर लिया, हमें वी डोंट नो। AI technologies carry dual use risk as autonomous satellites designed for civilian purpose could also be repurposed for offensive operation in the space, aiding military operation and potentially escalating into arms race in the orbit। फिर एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा जैसे रोबोट मूवी जो फर्स्ट पार्ट आई थी उसमें यही था ना कि अगर ये हम लोग इन चीज़ों से ह्यूमन कंट्रोल ही निकाल दें, ठीक है, ह्यूमन कंट्रोल ही हटा दें, तो ये बहुत अनएथिकल चीज़ें हो जाएगी। क्योंकि अगर ये कल को कुछ गलत करती हैं या एक स्पेस वॉर जैसा शुरू हो जाता है तो हार्म तो ह्यूमंस को ही होगा। बट बात ये है कि हम ह्यूमंस का कंट्रोल नहीं है इस पर, तो आपने ह्यूमन लाइफ को मशीन के हाथों में दे दिया है। सो दिस इज़ अ एथिकल डायलेमा। दे कुड सपोर्ट लीथल ऑटोनमस वेपन्स, ठीक है, जैसे आज सैटेलाइट से लेज़र वगैरह एंड ऑल। द लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम दिस रेज एथिकल कंसर्न्स ओवर द डेलीगेशन ऑफ द लाइफ एंड डेथ डिसीजन टू मशीन्स, especially if deployed or from the space which remains legally and morally contentious। ओके, तो ये जो AI सैटेलाइट्स हैं दे लैक ए मॉरल कंपास इन देयर डिसीजन मेकिंग, दे डोंट कंसिडर द लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेज। उसके बाद लीगल गैप जो सबसे पहला हमने बात की थी कि ये जो आज स्पेस लॉज हैं, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972, उन्होंने ये अज्यूम किया था कि ह्यूमंस के कंट्रोल में रहेगा एंड स्टेट विल बी रिस्पॉन्सिबल, बट AI ड्रिवन ऑटोनमस सैटेलाइट्स के लिए इट लैक क्लियर प्रोविजंस, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है यहाँ पर एक न्यू लॉ की। तो फर्दर स्टेप्स में यही सारी पॉइंट्स आ जाएंगी। अब ये सैटेलाइट्स किस तरीके से फंक्शन करेंगी, किस तरीके से कोलिजन अवॉइड करेंगी, तो उसके लिए हमें सबसे पहली ज़रूरत क्या पड़ेगी? वी नीड एन AI सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग। इसके लिए हमें कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे, इंस्पायर्ड जैसे कि एविएशन सेक्टर के लिए बनाए हमने, ऑटोनमस व्हीकल के लिए बनाए हैं। दिस शुड सर्टिफाई AI ऑटोनॉमी इन दी सैटेलाइट्स, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस, दे कैन लीड ए रिगरस टेस्टिंग फॉर सेंसर एरर and mandate a real-time decision logging to help prevent AI hallucination and unintended actions, ठीक है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज कि चलो कुछ अगर हो भी गया तो लाइबिलिटी एंड इंश्योरेंस फ्रेमवर्क तैयार करके रखना होगा, फिर उसके लिए सामने वाले को कंपेंसेट कैसे करना है, कौन लाइबल होगा इसके लिए। जैसे ऑयल स्पिल होता है आज, तो लाइबल कौन होता है? जिसकी शिप है, ठीक है, बट शिप का ओनर कई बार हो सकता है कोई प्राइवेट फर्म हो, ठीक है। तो इस तरीके के भी इंश्योरेंस होते हैं कि ओनर की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, यहाँ पे जिस कंट्री का सामान है, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी बनेगी। तो कई बार ओनर की लाइबिलिटी बनती है शिप में, कई बार ऑपरेटर की लाइबिलिटी बनती है और कई बार उस नेशन की लाइबिलिटी बनती है जहाँ पर वो शिप रजिस्टर है, ओके।
तो वही चीज़ें हमें यहाँ भी देखनी होगी जब हम लाइबिलिटी एंड इंश्योरेंस फ्रेमवर्क की बात करते हैं। एआई सैटेलाइट फेलियर्स कैन कॉज मल्टी पार्टी हार्म अक्रॉस बॉर्डर्स, कॉम्प्लिकेटिंग द फॉल्ट एट्रीब्यूशन एंड कंपनसेशन। तो मैरीटाइम कन्वेंशन और हैजार्डस कार्गो लाइबिलिटी से इंस्पायर होते हुए या इंटरनेशनल एयर कार्गो रूल से इंस्पिरेशन लेते हुए स्पेस गवर्नेंस शुड ऑल्सो अडॉप्ट ए पूल्ड इंश्योरेंस स्कीम। This would ensure a streamlined compensation while preventing the protected legal battles. एक दूसरे पे ब्लेम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपडेटिंग इंटरनेशनल स्पेस लॉज। सो फाउंडेशनल ट्रीटीज एज्यूम ह्यूमन ओवरसाइट जो ट्रीटीज थी, बट एआई ऑटोनॉमी ब्लर्स द लाइबिलिटी लाइन्स। सो वी नीड टू डिफाइन एआई सैटेलाइट्स एंड क्लैरिफाई द लाइबिलिटी. It will require some amendments or a altogether a new protocols under this कॉपवर्स जो हमने ऊपर देखा था। कंक्लूजन वही यूज़ करेंगे जो न्यूज़पेपर में एज इट इज़ आया था, दैट स्पेस इज़ नो लॉन्गर जस्ट अ फिजिकल फ्रंटियर बट ए डिजिटली गवर्न डोमेन. ऑटोनमस सैटेलाइट्स डिमांड मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क एंड विदाउट प्रोएक्टिव गवर्नेंस ऑटोनॉमी इन स्पेस कुड इंट्रोड्यूस इंस्टेबिलिटी रादर दैन इनोवेशन. ठीक है, दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि अपनी एक डेटा फैक्ट बुक बना के रखिए. ठीक है, हम उसको फैक्ट बुक बोलते हैं. एक फैक्ट बुक होनी चाहिए आपकी जहाँ पे उस तरीके का डेटा रखा हो आपके पास, और दूसरी होनी चाहिए आपकी कोट्स बुक जिनमें इस तरह के रेडीमेड स्टेटमेंट्स हो. अब उनको चाहे हम इंट्रोडक्शन में यूज़ कर लें, उन्हें हम चाहे कंक्लूजन में यूज़ कर लें, या उन्हें हम अपनी बॉडी में हमें जहाँ लिखने का मौका मिले हम वहाँ लिख सकें. ओके, तो ये दो चीज़ें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी डेली डिसिप्लिन डिमांड करता है. ये ऐसा नहीं है कि मंथ के एंड में मैगजीन आएगी, मैं उसको 6-7 दिन बैठ के अच्छे से पढ़ लूँगा और फिर रिवाइज़ करता रहूँगा बाकी मंथली. इससे यूपीएससी नहीं निकलेगा. 99% बच्चे यही कर रहे हैं और इसीलिए फ़ेल हो रहे हैं. ओके, जो डेली डिसिप्लिन है वो उसी से एग्ज़ाम निकलेगा. ऐसे नहीं है कि बाद में मेहनत कर लेंगे. और देखिए, खुद को 8-10 महीने मोटिवेट रखना, डिसिप्लिन रहना कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो आपकी लाइफ को चेंज करता है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 8-10 मंथ्स अगर आप सीरियसली. बट ये सिंसियरिटी आती है आपको, इंटरेस्ट डेवलप करने पे. जब तक आप इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे, इसलिए जब मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा सर 2027 की तैयारी कर रहे हैं, 28 की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें यही कहा अभी सिर्फ न्यूज़ को फॉलो करो, न्यूज़पेपर डिस्कशन को फॉलो करो, लेकिन अपने ऊपर ये प्रेशर नहीं लेना है कि आपको कुछ याद करना है या कंटेंट रेडी करना है. नो, पहले इंटरेस्ट डेवलप करो. ठीक है, इश्यूज़ को समझो, इंटरनेशनल इश्यूज़, ग्लोबल इश्यूज़, कि ट्रम्प की पॉलिसीज़ का हम पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, एआई सैटेलाइट से क्या बेनिफिट्स होंगे क्या नहीं होंगे. जितना ज़्यादा आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, जितना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचोगे, उतना ही ज़्यादा आप इंटरेस्ट डेवलप कर पाओगे अपनी पढ़ाई के लिए. और एक बार अगर इंटरेस्ट डेवलप कर लिया तो जब भी आप ऑन दी क्लियर नोट आप तैयारी शुरू करोगे, इंटरेस्ट डेवलप कर लिया ना एक बार, तो फिर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये जितने टीचर्स हैं ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग में जो मोटिवेशनल बातें करते हैं ना, दे आर दी रियल एनिमीज ऑफ एस्पिरेंट्स. ओके, महाभारत का युद्ध है, आप अर्जुन हो, आपको कृष्ण मिल जाएगा सही रास्ता दिखाने के लिए तो आप एग्ज़ाम पास कर जाओगे. ऑल बुलशिट, ऑल नॉनसेंस. एक छोटा सा एग्ज़ाम है जिसे हम कहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. 8 से 10 महीने की रिगरस मेहनत डिमांड करता है. करो, एग्ज़ाम पास करो और यहाँ से निकल जाओ. ठीक है, इन फालतू बोल बच्चन में मत लगो. ना तो कोई अवध से आपके आके आपकी मदद कर देगा और ना ही कोई चाय वाला आपकी मदद कर देगा. ओके, सो स्टे फोकस, कीप योर सोर्सेज लिमिटेड. और करंट अफेयर में आप सोर्सेज जितना लिमिटेड रखोगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा अपने स्टैटिक पे फोकस करने का. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग.